हेलो बच्चों, इस वीडियो में अभी आप देखोगे कि पूर्ति के नियम के अपवाद क्या है। अब हम यह देखेंगे कि मांग के नियम की तरह पूर्ति के नियम के भी कोई अपवाद है। वास्तव में जिन्हें पूर्ति के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है उनमें से कई विवादास्पद है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों में इस विषय में क्या है, आपस में ही मतभेद है। पूर्ति के नियम में दर्शाए गए अनुसार कीमत और पूर्ति के बीच धन संबंध के बदले व्यस्त संबंध देखने को मिलता है, अर्थात वस्तु की कीमत घटे तो पूर्ति बढ़ती है। ऐसी कंडीशन को पूर्ति के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है। जैसे कि नंबर 1 है दुर्लभ वस्तुएं। कई वस्तुओं की कीमत में कितना भी परिवर्तन किया जाए फिर भी उसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं अप्राप्य या दुर्लभ होती है। जैसे कि प्राचीन काल के जो सिक्के हैं, कलाकृति, प्राचीन पुस्तकें, पुस्तक की जो मूल हस्तप्रत है, प्राचीन मूर्तियाँ, ये सभी कैसे हैं, इनकी कीमत बढ़ने के बावजूद इन वस्तुओं की पूर्ति में बढ़ोतरी संभव नहीं है। वास्तव में दुर्लभ वस्तु का उत्पादन संभव ही नहीं है, इसलिए उनकी पूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए वह पूर्ति के नियम का अपवाद नहीं माना जा सकता है। सेकंड है नाशवान वस्तुएं। जैसे कि दूध से बने हुए पदार्थ, हरी सब्जियां, मांस, अंडा, मछली, पके हुए फल फूल आदि, ये सब कैसे नाशवान है, मतलब कि इनकी समय मर्यादा जो है वह लिमिटेड है, उसके बाद वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं के भाव घटे तो भी इन वस्तुओं की पूर्ति घटती नहीं है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का संग्रह संभव ही नहीं है। वस्तुओं के भाव बढ़े या घटे फिर भी पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखोगे, बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण। कीमत निर्धारण अर्थात बाजार में क्रय विक्रय होने वाली चीज या वस्तुओं के भाव किस प्रकार निर्धारित होते हैं, उसकी समझ। वस्तु और सेवा की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति को असर करने वाले परिबलों द्वारा निर्धारित होती है, जिसे कीमत निर्धारण की प्रक्रिया कहा जाता है। पूर्ण स्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखकर हम बाजार में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया को देखते हैं। वस्तु की मांग और पूर्ति तथा उसकी आंतर क्रिया किस प्रकार वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं, यह आकृति की मदद से समझा जा सकता है। प्रत्येक अर्थतंत्र में कमी की समस्या होती है। वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग के लिए जाने वाले साधनों की कमी होती है और ये वैकल्पिक उपयोगिता वाले होने के कारण उनमें से पसंदगी करनी पड़ती है। इन साधनों का बंटवारा कैसे करना, इन समस्याओं का हल बाजार में प्रवर्तमान कीमतों के द्वारा होता है। बाजार में हमें ऐसा लगता है कि कीमत उत्पादकों के द्वारा निर्धारित होती है, किंतु पीढ़ी जो चाहे वह कीमत निश्चित नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर अपनी इच्छानुसार विक्रय नहीं कर सकती है। प्रवर्तमान कीमत पर किसी भी वस्तु का कितना प्रमाण खरीदना, यह ग्राहक उनकी मांग के द्वारा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार मांग और पूर्ति संयुक्त रूप से कीमत का निर्धारण करते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने कैची के 2 फलक के द्वारा इस बात को समझाने का प्रयास किया है। कैची का ऊपर या नीचे का फलक स्वतंत्र रूप से काटने का कार्य नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि ऊपर का फलक काटने का कार्य करे तो और नीचे का फलक स्थिर रहे अथवा कम सक्रिय हो। इस पर से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नीचे का फलक आवश्यक ही नहीं है। जिस प्रकार काटने की क्रिया के लिए कैंची के दोनों फलक अनिवार्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कीमत निर्धारण के लिए भी मांग और पूर्ति दोनों का होना अनिवार्य है। मांग है और पूर्ति नहीं है तो भी नहीं चलेगा, पूर्ति है और मांग नहीं है तो भी नहीं चलेगा। किसी निश्चित कीमत पर
बाजार में वस्तु की कुल मांग और कुल पूर्ति समान हो तो समतुला की स्थिति का निर्माण होता है। यह समतुला किसी निश्चित समय में निश्चित परिस्थितियों में प्राप्त होती है। समय और परिस्थिति में बदलाव आने पर उसमें विक्षेप पड़ता है और आंतर क्रिया के अंत में कुछ समय के बाद पुनः समतुला स्थापित होती है। इस प्रकार समतुला एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दी गई समय अवधि में परिवर्तन होने का रुझान नहीं होता है। देखिए, यहाँ आकृति में वस्तु की मांग और पूर्ति मतलब कि कीमत निर्धारण की जो प्रक्रिया है वह समझाने का प्रयास किया गया है। आकृति में डी वस्तु की मांग रेखा है और एस वस्तु की पूर्ति रेखा है। ये जो है वो कौन सी है? मांग रेखा, और ये है पूर्ति रेखा। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु में प्रतिच्छेदित करते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ ई क्यू कीमत अर्थात 30 रुपये निश्चित होती है और इस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति ओ क्यू अर्थात 600 किलोग्राम समान है, जिसे बाजार का संतुलन कहा जाता है। ई क्यू कीमत को बाजार की संतुलन कीमत कहते हैं। ये ई क्यू क्या है? बाजार की संतुलित कीमत कहा जाएगा। यदि कीमत 30 रुपये ई क्यू से बढ़े अर्थात 40 हो तो आकृति में दर्शाए अनुसार वस्तु की मांग 600 किलोग्राम से घटकर क्या हो जाएगी? 400 किलोग्राम, और पूर्ति बढ़ती है। मांग और पूर्ति के बीच ऐसे जितना अंतर दिखाई देता है, यहाँ मांग की अपेक्षा पूर्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप कीमत नीचे जाने का रुझान दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार वस्तु की कीमत 30 रुपये ई क्यू से घटकर 20 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग 600 किलोग्राम से बढ़कर कितनी हो गई? 800 किलोग्राम हो तो पूर्ति घट जाती है, जिससे मांग और पूर्ति के बीच बी डी जितना अंतर देखने को मिलता है, यह अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पूर्ति की अपेक्षा मांग बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप कीमत ऊपर जाने का रुझान दिखाई पड़ता है। इस प्रकार जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति समान हो तो बाजार में संतुलित कीमत का निर्माण होता है। मांग या पूर्ति में जहाँ तक परिवर्तन न हो तब तक यह कीमत लंबे समय तक बाजार में टिकती है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यही फिनिश होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा फिर से एक बार देख लेते हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं। निश्चित समय में उपलब्ध साधनों द्वारा नवसर्जित चीज वस्तु के प्रमाण को हम उत्पादन कहते हैं। पूर्ति किसे कहा जाता है? तो निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाए उसे क्या कहा जाता है? पूर्ति। जत्था अर्थात वस्तु के कुल विक्रय योग्य इकाई का प्रमाण, उसे क्या कहा जाएगा? जत्था। ठीक उसी प्रकार पूर्ति की अनुसूची, पूर्ति रेखा किसे कहते हैं? पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में संकुचन, वृद्धि, कमी, व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति, पूर्ति फलन और संतुलित कीमत किसे कहा जाता है? ये सभी हमने इस चैप्टर में जाना। तो आपको ये वीडियो 2-3 बार ध्यान से सुनना है और समझना है।